बच्चा को मालूम ही नहीं है कि गरीबी क्या है। ये लड़की को एक वक्त की रोटी के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ा, इनको रेस्क्यू करके लाए। तो बहुत सारे दुश्मन है, ट्रेपिंग कॉल्स भी कभी कभी आते हैं, पता नहीं कब हमारे पे हमला हो जाए। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। थैंक यू। आपका हृदय से धन्यवाद। मैं काफ़ी समय से आपके बारे में पढ़ रही हूँ। इट्स एन ऑनर कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, और सच पूछे तो जो आप धमाकेदार काम कर रही हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू जी। आपके जीवन के बारे में जो भी इंटरनेट पे है या कहीं पे प्रकाशित है वो बेहद प्रेरणादायक है। आप कृपया अपने मिशन के बारे में कुछ बताएं। हमारा रेस्क्यू फाउंडेशन जो छोटी बच्चियां या जो भी महिलाएं हैं जो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में लगी है, जिनको जबरदस्ती डाला गया है, उसको रेस्क्यू करने का काम करती है। मेरे बारे में तो बहुत सारा है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली। तो मैं एक जर्नलिस्ट थी, और तभी एक रक्षाबंधन के दिन वहां पे सेक्स वर्कर को राखी बंधवाने जब एक फिल्मी हीरो गए, और मैंने वहां देखा कि बहुत छोटी बच्चियां वो दलदल में है, तो इनके लिए कोई काम नहीं करता है। आज से 25 साल पहले कोई एनजीओ नहीं थी जो इनके बारे में सोचा होगा या इनके बारे में बात की होगी, और इनका वेलफेयर के बारे में या कहीं पे भी वहां पे कोई कॉन्डोम बांटने का कोई एनजीओ काम कर रही थी, बाकी इनके बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। तभी हमने सोचा कि इनके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग अनाथ आश्रम चला रहे, वृद्धाश्रम चला रहे, कैंसर पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में क्यों कोई सोचता नहीं। और तभी मैंने और मेरे पति ने ये डिसाइड किया, अभी हमें इनके लिए ही काम करना है, जिनको लोग सेक्स वर्कर कहते हैं, या तो जो ये मजबूरी से वहां पहुंच गई लाखों में, जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में, और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी हॉटस्पॉट है जहां पे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। अलग अलग नाम से बियर बार, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा, वो जगह पे भी बहुत बच्चियां और महिला का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनको 2 वक्त की रोटी मिलती है, मेकअप मिलता है, कपड़े मिलते हैं। कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो 10-20 रुपया उनको टिप दे देगा, लेकिन सालों तक वहां पे वो सड़ती रहती है, और उसके बारे में कभी कोई बात भी नहीं करता था, और कभी बोलता भी नहीं था, और उसके पुनर्वसन के बारे में या उसका वेलफेयर के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। जी, मेरा अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है। आजकल चर्चा में भी है ये विषय। आज लोग डिप्रेशन या मानसिक तनाव में चले जाते हैं और फिर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। और अमेरिका जैसे हम लोगों के देश में भी आपने किस्से सुने होंगे कि बंदूक ली, सबको मार दिया और खुद को मार लिया बाद में। तो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका एकदम सटीक उत्तर दे पाएंगी, क्योंकि जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों और कठिनाइयों को जो आपने देखा है वो शायद हर इंसान ने नहीं देखा होगा। तो आपने एक 4 साल की बच्ची से लेके बड़ी उम्र की लड़कियों तक को ना सिर्फ उन्हें जूझते हुए ट्रैफिकिंग में देखा है बल्कि उन्हें बचाया भी है। तो आप इस बारे में कुछ विचार बताएं कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हों उन्हें लगे, और अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है तो वो देखे कि एक और पहलू है जिंदगी का जहां पर ऐसा भी होता है। हाँ, देखिए, जिसे ये जो बच्ची और महिला को हम बचाते हैं वो इतनी डिप्रेशन और ट्रोमा में होती है, सुसाइडल थॉट्स होते हैं, लेकिन हम उनका काउंसलिंग करते हैं कि अभी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो गई। अभी मैं सुन रही हूँ कि अमेरिका जैसा इतना अमीर देश, जहाँ पे जैसे अमीर का बच्चा को मालूम ही नहीं है कि गरीबी क्या है,
ये लड़की को एक वक्त की रोटी के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ा, माँ बाप को अपनी बेटी को बेच देना पड़ा, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं था। तो इतनी गरीबी में से ये लड़कियां आई है, फिर भी उसमें सुसाइडल थॉट्स है, लेकिन हम उनको काउंसलिंग करके समझाते हैं कि देखिए तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो चुकी है। और ये जब लड़की की कहानी सुनते हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, भाई को फिश मिली, मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं गुस्से होके घर से निकल गई। लेकिन जब वो वहां पहुंची तभी भी उसको पता चला कि भाई सरवाइव होने के लिए, मुझे जिंदा रहने के लिए ये तो सब करना ही पड़ेगा। तो वो लड़की के ऊपर रोज 30-33 लोग उसके ऊपर रेप करते थे। जो ब्रोथेल कीपर है उसको सिगरेट बंद देती थी, उसको इतना उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था, फिर भी उसने एक जिद थी जिंदा रहने की, और वही जिद की वजह से वो आज जिंदा है। और यहाँ आके जब वो आती है तो कभी कभी उसको डिप्रेशन और ट्रॉमा होता है कि भी क्वेश्चन मार्क होता है फ्यूचर के लिए, ये समाज मुझे अपनाएगा कि नहीं, वो होता है। लेकिन उसने इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और हम भी उनको ये देते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप आपने कुछ बुरा नहीं किया है, आपके साथ बुरा हुआ है। तो आप वही लड़की यहाँ से उभरती है, कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देती है कि हाँ इसने मुझे बेचा था, इसने मेरे साथ ये किया था। डिफेंस लॉयर के सामने वो एक डट के खड़ी रहती, वो आत्मविश्वास हम भरते थे। तो मैं आज एक जो यूथ है या जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक जो यहाँ पे 500 बच्चियां है हमारे शेल्टर होम में, बच्चियां और महिलाएं, वो HIV पॉजिटिव है, उनको बहुत सारे डिसीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, उनका पूरा विश्वास टूट गया है। जो लवर, जो प्रेमी के ऊपर विश्वास किया था, उसके साथ शादी किया था, उसने जाके बेच दिया है, किसी ने अपने परिवारजनों ने बेचा है, अपनों ने उनको लूटा है, उनका विश्वासघात किया है, फिर भी वो आज जी रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं। तो मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ऐसा कदम मत उठाओ कि जिंदगी खत्म कर दो। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत हसीन है। बात कही आपने कि विक्टिम क्यों शेम फील करे, वो जिसने किया है उसे शर्मिंदा होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है त्रिवेणी जी। ये बहुत ही सराहनीय काम है। तो त्रिवेणी जी, कितने आज तक अगर स्टैट्स देखे जाए कि कितने बच्चियों को आपने एक नई दिशा दी है जीवन में, आपने और आपकी संस्था ने? देखिए 7,000 के करीब हमने बच्चियां और महिलाएं बचाई है, और 15,000 से ज्यादा इनको हमने नई दिशाएं दी है, क्योंकि हमारी संस्था रेस्क्यू ऑपरेशन करती है और हमारे शेल्टर में लाती है। लेकिन कभी कभी इसी रेस्क्यू ऑपरेशन होने से पहले ट्रैफिक हुई है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और हमें प्री इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत पावरफुल है। तो वो प्रोस्टिट्यूशन में जाने से पहले ही तो इसको हम रेलवे स्टेशन से या आधा रास्ते से रेस्क्यू कर लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर से भी रेस्क्यू किया है, नेपाल, बांग्लादेश। वेरी गुड। फिर आपका एक आम दिन कैसा रहता है, चाहे वो रेस्क्यू का हो या फिर नॉर्मल डे हो? क्योंकि मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने कहा कि कुछ बांटने जा रहे हैं और अब बिजी रहते हैं। तो आपका एक दिनचर्या कैसी होती है इसमें? और मैं ये भी सोच रही थी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि ये एक एरिया ही ऐसा है जहाँ पे आप के बहुत सारे शुभचिंतक नहीं होंगे, तो घर से रोज निकल रहे हो और इतने सारे आपने लोगों को अंदर भी करा दिया है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो एक मन में थोड़ा डर तो होता होगा। आप उस डर को कैसे फेस करती हैं? दिन की चर्या ऐसी होती है कि मैं खुद एक शेल्टर होम में रहती हूँ, तो बच्चियों को सुबह में जगाना, योगा करवाना, उनका पूरा रूटीन वो भी मैं देखती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे 4 शेल्टर होम है, सब जगह से रिपोर्ट लेती हूँ, मैं खुद कैमरा देखती रहती हूँ, क्योंकि बच्चिया का
हमेशा मुझे टेंशन रहता है। और ये क्षेत्र में हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, क्योंकि लोग ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो माफिया है, जो गुंडे हैं, उनको करोड़ों रुपए की जो कमाई थी वो हमने बंद कर दी। वहां से हम इनको रेस्क्यू करके लाए। तो बहुत सारे दुश्मन है। थ्रेटिंग कॉल्स भी कभी कभी आते हैं, अननोन लेटर भी आते हैं, और पता नहीं कब हमारे पे हमला हो जाए। हमारे बहुत सारे अटैक हुए हैं हमारे पे। तो प्रिकॉशन के तौर पे हमारे शेल्टर होम के अंदर भी पुलिस होती है। सीसीटीवी और पुलिस की निगरानी में हमें रहना होता है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए हमें कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कहीं से कोई ट्रैफिक है, कहाँ कोई उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कहीं बहुत सारे हमें फोन आते हैं। तो जहाँ फोन आते हैं वहीं पे भी हम पहुंच जाते हैं। तो कभी ठिकाना नहीं होता है, कभी फोन आया फायर ब्रिगेड की तरह है कि फोन आया या कहीं कुछ भी क्लू मिला तो हम तुरंत वहां से निकल जाते हैं अपने अपने व्हीकल को लेके। दहशत में रहना पड़ता है, जैसे हमारा स्टाफ है उसको डर डर के जीना पड़ता है, क्योंकि मौत के मुंह में हाथ डालने जा रहे हैं। यही शुभ चिंतक नहीं है, इसकी वजह से मेरे पति का मर्डर हुआ 2005 में, कि उनको मार दिया गया। तो वो हमारे बहुत सारे स्टाफ हमारी जॉब छोड़ के गए, उनके ऊपर बहुत सारा 2-3 बार अटैक हुआ, स्टैकिंग हुआ। तो बाकी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। त्रिवेणी जी, आपने इतनी बच्चियों की जान बचाई है और उन्हें नया दिशा दी है। आई एम श्योर आपके साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं सदैव रहेंगी, जो हमेशा आपकी एक तरह से इनडायरेक्टली एक पावर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। मैं एक बात और सोच रही थी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बांग्लादेश में है, भारत में है और नेपाल में कार्यरत है। तो भारत से आप ऑपरेट करते हैं, तो पूरा नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है, ये कैसे हो पाता है पूरा, मतलब क्योंकि अलग अलग लोकेशंस हैं और आप भारत में बैठे हैं, कितना नेटवर्क काफ़ी शायद बड़ा होगा तभी आप कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। देखिए हमारा इंडिया में मुंबई, दिल्ली, पूना और पालघर यहाँ पे शेल्टर होम है। हम नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार सब जगह से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पार्टनर है, नेटवर्किंग एनजीओ है जो दूसरे एनजीओ ऑपरेट कर रही है। लेकिन हमारा एक एमओयू है पार्टनर्स के साथ, वहां से अगर ट्रैफिक होती है बच्ची या महिला या उनको कुछ पेरेंट्स की ओर से, पुलिस की ओर से, तो वो तुरंत हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो उस तरह से हम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। बाकी क्रॉस बॉर्डर के दूसरे देश में एक अपना कानून की तौर से हम वहां पे नहीं काम कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ जो देश है उनका एक नेटवर्क बना है और वो नेटवर्क का एक हम हिस्सा है। तो जैसे नेपाल से यहाँ बच्चियां आती है, जैसे रेस्क्यू होती है वैसे हम अपने पार्टनर्स को इन्फॉर्म करते हैं, फिर उनका एचआईआर मंगवाते हैं, लड़की का होम इन्वेस्टिगेशन। फिर वहां की एनजीओ हमें ये सब करके देती है। बाद में हम कोर्ट से ऑर्डर करवा के वो एनजीओ को हैंड ओवर करते हैं, जो उसका बच्ची का पूरा पुनर्वसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और हमें फॉलो अप देते हैं। इस तरह से नेपाल, बांग्लादेश में है। इवन हम उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब जगह से हम जुड़े हुए हैं। और जो हाई कमीशन है, बांग्लादेश हाई कमीशन है, इस तरह से हम होम मिनिस्ट्री और हर एक देश के हाई कमीशन से जुड़े हैं।
तो मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि हर एक व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग या तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए कैसे भागीदार हो सकता है आपकी इस मुहिम में? आई एम श्योर, आई होप कि ये प्रोग्राम हमारा एनआरआईज, इंडियंस और भारतीय मूल के व्यक्ति लोग देख रहे होंगे, तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे वो लोग जुड़ सकते हैं? जी, वो एक अवेयरनेस खड़ी कर सकते हैं। बाकी कोई वॉलंटियर है 6 मंथ के लिए, हमें मिनिमम 6 मंथ के लिए जो हिंदी भाषी जानता हो वो हमें ये कर सकते हैं। एक सोशल स्टिग्मा है वो दूर करने के लिए एक अवेयरनेस आनी चाहिए, वो कर सकते हैं। और ऑनलाइन हमें फंडिंग भी कर सकते हैं। देखिए कोविड-19 की वजह से हमारे बहुत सारे जो लोकल डोनर थे या फॉरेन के डोनर थे वो डाइवर्ट हो गए हैं, तो हम क्राइसिस है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें हमें हेल्प कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं, आपका $1 भी एक जिंदगी बचा सकता है। तो फंडिंग भी कर सकते हैं, हमारे लिए अवेयरनेस खड़ी कर सकते हैं, हमारे लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम रख सकते हैं। और हमारी बच्चियों के वेलफेयर के लिए कुछ उनमें कला है, आर्ट क्राफ्ट, और 6 मंथ के लिए कोई फीमेल यहाँ आके ये बच्चियों को सिखाना चाहती है, तो हम ये जो बच्चियां और महिलाएं उसको हम इसके पैरों पे खड़े करते हैं, उसको अलग अलग हुनर सिखा के, ताकि वो लाइफ में आगे जाके कुछ कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझसे जुड़ने के लिए, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि आज मैं रियल हीरो से एक बात कर रही हूँ। सो आप आई थिंक एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो वुमेन एम्पावरमेंट का, कि आप आज जहाँ पर हैं और इतने आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं वो बेहद सराहनीय है। और मैं जो भी लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ जो भी आपको देखेंगी वो शायद प्रेरित हों देखकर कि ये फील्ड भी है एक जिसमें आप जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो यहाँ भी ये भी आप बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप एक सोशल वर्कर भी बन सकते हैं, राइट। सो त्रिवेणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।